हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत अभिनंदन है। यूथ उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए ये आप सभी लोगों के लिए क्लास 2025 यूपीएसआई 2025 यूपीपी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चक्र की मौन मंत्र युक्त पुस्तक है। कौन सी है? घटना चक्र की मौन मंत्र युक्त पुस्तक में 3 लेक्चर हिंदी के जा पहुंचे हैं। पहले हिंदी समाप्त कर लेते, फिर टाइम टेबल बनाते हैं एक फ्रेश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना। तो इस वाली पुस्तक से हिंदी पहले समाप्त करके और फिर उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी की जो अलग से पुस्तकें आई हैं उनके बारे में और उनसे शुरू करेंगे। तो यूपीएसआई 2025 के लिए जो आपकी वैकेंसी आई है, आपकी 4543 पोस्ट, उसके लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जो बच्चे दूर दराज गांव घर में रह रहे हैं, जो पुस्तक नहीं ले सकते हैं, है ना, जिनके पास पुस्तक नहीं पहुंच पाई हैं या जिनके पास पुस्तक लेने के पैसे नहीं है, सच में है ना, उनके लिए ये क्लासें वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी क्लासें फ्री हैं। लेकिन एक कड़वा सच हम आपको बता दे रहे हैं आज अभी इसी वक्त। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना कि बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने सपना देख रखा है कंधों पर 2 स्टार के, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको घटना चक्र की पूर्ण बुक और आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस बुक पूरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरे जीएस और हिंदी के कराने का पूरा प्रयत्न करने का प्रयास जारी है कि उत्तर प्रदेश एसआई का एग्जाम होने से पहले हम इतना आपको दे सकें। तो इसके लिए कमर कस लीजिएगा और अपने दोस्त मित्र तक इस बात को शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो। आप हाइप दे सकते हो। अब जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करने जाते तो हाइप का भी ऑप्शन आने लगा है, तो हाइप पर क्लिक करके आप डन कर दिया करो। तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उससे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यूट्यूब को ये लगेगा कि आप लोग कितना वीडियो पर इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो हाइप जरूर कर दिया करें प्लीज, छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं तो आप सभी लोग अपने नए नए फीचर्सों के साथ ऐड होते चलें। आइए आज यूपीएसआई की यहाँ तक की पूरी बात हम कर चुके थे पिछली क्लास में। आज हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे क्रिया विशेषण। अब देख सकते हैं कि क्रिया विशेषण परिभाषा व भेद, है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कुल प्रश्नों की यूनिक प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो हर एक टॉपिक का देखो एक एक यूनिक क्वेश्चन दिया गया है। रिलेटेड इसमें कितने होंगे? तो आप देखेंगे किसी में 6, किसी में 12, किसी में 8, किसी में 11, किसी में 4। और रिपीटेड क्वेश्चन आपके 1 2 1 4, टोटल 4 हुए। अगर टोटलों की संख्या पूछ ली जाए तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 है। आपकी घटना चक्र की ये मौन मंत्र युक्त जो पुस्तक है ये इसीलिए लाभकारी है कि इसमें जो रिपीट क्वेश्चन है वो बहुत रिपीट नहीं किए गए, बाकी रिपीट हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। 2001 से लेकर 2021 तक के पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण इस पुस्तक में दिया गया। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, तो आप सभी लोग भी कमर कस लीजिएगा और उत्तर देने का प्रयत्न स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उत्तर करने का आप सभी लोग अपना अपना औजार उठा ले कि हमें इस प्रश्न के उत्तर देने ही देने हैं। अब आप बताएंगे सब कुछ ओके है, आप कहोगे ओके ओके है। और पहला क्वेश्चन क्रिया विशेषण से संबंधित है। कहा गया जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्रिया टहलने की है, टहलना की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण है। अब इससे संबंधित तथ्य दिए गए हैं, देखेंगे। जैसे तेज बुद्धिमान पहला तथा मीठा में से क्रिया विशेषण तेज। राम बहुत तेज दौड़ रहा है, तो क्या है? तेज। काला घोड़ा तेज दौड़ता में क्रिया विशेषण तेज, क्या होगा? तेज। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद, तो आप कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं और कौन से होते हैं, बताए। 1 2 3 4
तो 4 भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, ठीक है, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये 4 भेद होते हैं, याद रखना। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसमें ज्यादा क्या हो रही है, क्रिया विशेषण बताया जा रहा है। अब आता है रीति क्रिया विशेषण से संबंधित प्रश्न। मोहिनी तेज दौड़ती है, इसमें तेज क्या है, तो रीति बताएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, किसकी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मोहिनी तेज दौड़ती, इस वाक्य में प्रयुक्त तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, या उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। आ जाओ भाई आगे बढ़ते अब इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो देख लेंगे, ठीक है। देखेंगे, कहाँ हो भाई तुम, ऐसे वैसे क्यों दौड़, कहा गया धावक तेज गति से दौड़ते हैं, तो इसमें तेज क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्या है, रीतिवाचक, ठीक है। तो क्या बोलोगे, आप कहोगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। आगे, यथासंभव दूसरों की मदद करो, इसमें क्रिया विशेषण का प्रकार कौन सा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्या, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपस में झगड़ा मत करो प्लीज, तो आप कहेंगे इसमें कौन सा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। दीप धीरे धीरे बुझने लगा, जो दीपक है, तो धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कहा गया लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं, इसमें किस क्रिया विशेषण का प्रकार है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसमें, अचानक में, किसमें, अचानक में। गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो जल्दी जल्दी क्या है, कौन सी क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है, तो आप कहेंगे रीतिवाचक। रात को अचानक वर्षा, तो अचानक कैसी, तो आप कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे कहा गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, और इस वाक्य में इस किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, तो सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य, इनके बारे में देख ले। अब जो संबंधित अन्य संबंधित प्रश्न है देखेंगे। सरकार ने ऋणों की पूर्णतया माफी कर दी है, तो पूर्णतया में कौन सा है, तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, तो पूर्णतया, कौन सा बोलोगे, पूर्णतया, ठीक है। अब मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द अंशतः। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण थोड़ी सी है, क्या है, थोड़ी सी। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, पूर्णतया। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद, इस वाक्य में क्रिया विशेषण थोड़ी सी। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार है, तो परिमाण, क्रिया विशेषण कौन सा है, पर्याप्त समय दिया, परिमाणवाचक। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण, तो आप कहेंगे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, पर्याप्त, क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, पर्याप्त। अब आता है काल क्रिया विशेषण संबंधित प्रश्न। गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, इस वाक्य में दिन रात क्रिया विशेषण है, तो आप कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कैसे है, कालवाचक क्रिया विशेषण। कहा गया गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, इस वाक्य में दिन रात कालवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ संबंधित प्रश्न जैसे वह आज ही जाने की तैयारी में, इस वाक्य में आज है तो कालवाचक, मतलब समय बताया जाए, आज ही जाने की तैयारी में है,
आगे आते हैं, आगे देखेंगे। परीक्षा के दिनों में, कहा गया परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते। इस वाक्य में दिन रात कालवाचक क्रिया विशेषण। वह साल भर अनुपस्थित रहा, तो क्रिया विशेषण इस शब्द में कौन सा है? साल भर अनुपस्थित रहा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो क्रिया विशेषण क्या है? सुबह नाश्ता बनाती है। माँ सुबह नाश्ता बनाती, तो इसमें क्या होगा? सुबह। आजकल वह दिल्ली में रहता, इस वाक्य में आजकल क्या है? कालवाचक। आजकल मतलब समय बताया जा रहा है। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार तो कालवाचक क्रिया विशेषण। वह परसों ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण तो आप कहेंगे परसों शब्द में है। सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे, इस वाक्य में क्रिया विशेषण तो दिन और रात क्या होंगे? दिन और रात। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, तो इस वाक्य में किस क्रिया विशेषण प्रकार का शब्द है? कितनी देर में। क्या बोलोगे? कितनी देर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है तो कालवाचक क्रिया विशेषण। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है मैं तुझे अपना बना लूं, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? कभी कभी में। किसमें? कभी कभी में। अब आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं ये वर्दी मुझे अपनी बनानी है ना, ये मेरी वर्दी अपनी है, यही मेरे मन में ख्याल आता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? तो आप कहेंगे स्थानवाचक। ईश्वर सर्वव्यापक है। आगे ईश्वर सर्वव्यापक, इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग है। ऐसे क्रिया विशेषण में किसी स्थान का बोध होता है। संबंधित। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में विशेषण शब्द है सर्वत्र। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी, इस वाक्य में देश भर क्या बोलोगे? देश भर। कहा गया जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण तो जिले भर में। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, चोर वहां, तो वहां क्या स्थान बताया गया? वहां खड़ा था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में तो वहां क्या है? क्रिया विशेषण वहां बैठा था। कहां? वहां बैठा था। तारे आकाश में चमक रहे हैं, क्रिया विशेषण है किसमें? आकाश में। तारे आकाश में, किसमें होगा? आकाश में। अब आता है काल। अगला जो आपका टॉपिक है वो है काल। ठीक है, आइए देखते हैं किस किस तरह के काल से क्वेश्चन है। पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक देख लो फिर क्वेश्चन दिखाते हैं कितने हैं। काल की परिभाषा। भेद संबंधी प्रश्न। सामान्य कार्य, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक या आपके संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। कहा गया हेतु हेतु मध्य संदिग्ध भूतकाल, सामान्य व आपके आसन्न भूतकाल। ठीक है, संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। तो टोटल आपके टॉपिक हैं 12। तो यूनिक प्रश्नों की संख्या कितनी? 12। लेकिन इनसे जो रिलेटेड चीजें हैं वो कितनी है? तो आप कहेंगे 54। कितनी है? 54, है ना। और इनसे जो रिपीट क्वेश्चन है वो कितने? 3। टोटल क्वेश्चनों की संख्या पूछ ली जाए तो 68 है। कितनी है? 68 है। आइए तो एक एक करके हम लोग पहले देखने का प्रयास जारी करते हैं। पहला प्रश्न है काल की परिभाषा व भेद संबंधित प्रश्न। पहला, काल के कितने भेद होते हैं? तो आप कहोगे काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कितने होते हैं? यही 3 भेद होते हैं। अब देखो संबंध, वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, आपके संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत और तत्कालिक वर्तमान में से वर्तमान काल का प्रकार नहीं है, तो आप कहेंगे आसन्न भूत वर्तमान काल का प्रकार नहीं है। अब अगला टॉपिक आता है, कहा गया सामान्य वर्तमान काल से संबंधित प्रश्न। किससे? सामान्य से। आइए देखते हैं। कहा गया सामान्य, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सामान्य वर्तमान काल।
वह काम बहुत ढंग से करते, इस वाक्य में वर्तमान स्थिति का बोध हो रहा है, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल दर्शाया जा रहा है। आगे का आगे संबंधित प्रश्न, वह कविता गायन करती है, करती है मतलब कर रही है, सामान्य की बात कही गई, वो सामान्य या वर्तमान समय में आपकी कविता गायन करती है। आगे देख तो कहा गया वह रोज देर से उठता है, रोज, तो रोज क्या है, सामान्य वर्तमान काल। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सामान्य वर्तमान काल। लता मंगेशकर गाती हैं, सामान्य वर्तमान काल। वह कलकत्ता जाता है, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा हो, सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल। प्रेमी अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, सामान्य वर्तमान काल। चलिए, तो कहा गया है आपके सामान्य वर्तमान काल। अब आता है पूर्ण वर्तमान काल से संबंधित। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल, पढ़ी है मतलब पढ़ चुकी है, ठीक है। तो गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। जब वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है संबंधित। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है ना। आप कहेंगे ऐसे अभी तक हम परेशान परेशान से थे, लेकिन जैसे ही मंदिर पहुंचे वहां पर पहुंचने के बाद हमें शांति मिली है, वह आया है, पूर्ण वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपए है, मतलब पूर्ण में पूर्ण वर्तमान काल। मेरी जेब में 10 रुपए, आपका काम हो जाए तो ले लो। उस डाली पर एक तोता बैठा है, मतलब वर्तमान पूर्ण काल में बैठा है। अपूर्ण वर्तमान काल से संबंधित, लता गा रही है और इस वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है, तो आप कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल का। गा रही है, कब गा रही है मुझे नहीं पता, लता गा रही, इस वाक्य में क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रही है। जैसे और देखेंगे आप अन्य संबंधित प्रश्न, कहा गया जो क्रिया अभी हो रही उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल से संबंधित है। पक्षी उड़ रहे हैं, अभी उड़ रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, उड़ चुके हैं, उड़ रहे हैं, तो अभी उड़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। बिल्ली खेल रही है, अभी खेल रही है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। कहा गया श्रोता सवाल कर रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल, क्या अपूर्ण वर्तमान। तत्कालिक आपके तत्कालिक या आपके संभाव्य वर्तमान काल से संबंधित प्रश्न। अब आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखे, कहा गया गायक गीत गा रहा है, इस या किस काल का उदाहरण है, तो आप कहेंगे तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। गायक गीत गा रहा है, वाक्य में तत्कालिक वर्तमान काल है। जब क्रिया वर्तमान काल में जारी रहे तो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अब क्या आगे क्या बनेंगे, जैसे संभावता वह लिखता हो, अब लिखता हो तो मतलब आपका संभाव्य वर्तमान काल बन जाएगा, ठीक है। वर्तमान काल के भूतकाल के भेद 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, सामान्य भूत, आशन्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत होते हैं, ठीक है। तो याद कर लो। आगे आते हैं, आगे आपका पहुंचा है प्रश्न कि संदिग्ध वर्तमान काल में, किसमें, संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित प्रश्न है, चलेगा। वह खाता होगा, इस क्रिया को किस काल की है, तो आप कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। संभव भविष्य काल तो नहीं है, वर्तमान काल से संबंधित है। आ जाए भाई, संदिग्ध वर्तमान काल से, किससे संदिग्ध, वह खाता होगा, इस वाक्य में संदिग्ध है, अभी वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल, जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो, वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे छात्र पढ़ते होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो वह क्रिया कहलाती संदिग्ध वर्तमान। कहा गया राम खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान। कहा गया पूर्ण अपूर्ण भूतकाल से संबंध, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, तो अपूर्ण आ रहे थे, अभी पहुंचे नहीं, आ रहे थे, अपूर्ण भूतकाल का। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कहा गया अन्य संबंधित प्रश्न, रमा विद्यालय जाती है, तो रमा विद्या अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण कर, रमा विद्यालय जा रही थी, रमा विद्यालय जा रही थी। वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया का काल तो अपूर्ण, खा रहा था, कब खा रहा था,
है ना। लता गीत गा रही थी अपूर्ण भूतकाल, बांसुरी बज रही थी अपूर्ण भूतकाल से, मैं परीक्षा लिख चुका था तब पानी वाले ने पानी या घंटी लगी, तो अपूर्ण भूतकाल। पानी बह रहा था अपूर्ण भूतकाल, वह खा रहा था अपूर्ण भूतकाल, मैं पत्र लिख रहा था और वो देख रही थी अपूर्ण भूतकाल, बारिश हो रही थी और मैं भीग रहा था अपूर्ण भूतकाल, मैं भीग रहा था। ठीक है, इसमें पूछा गया बारिश हो रही थी तो अपूर्ण भूतकाल, मैं खाना खा चुका था, हाथ धुलने जा रहा था, तो अपूर्ण पूर्ण भूतकाल। क्या पूर्ण, मैं खाना खा चुका था, अपूर्ण रही थी, बारिश हो रही थी, खाना खा रहा था या खाना खा चुका था, तो पूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल सॉरी। छात्र स्कूल गए थे तो आप कहेंगे पूर्ण भूतकाल। आगे आ जाओ भाई। आगे हेतु मध्य या संदिग्ध भूतकाल से संबंधित, यदि बारिश होती तो सूखाना पड़ता, तो हेतु से संबंधित है। हेतु मध्य भूतकाल से, यदि बारिश होती तो सूखाना पड़ता, इस वाक्य में हेतु मध्य भूतकाल क्रिया भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। आगे अन्य संबंधित प्रश्न है, मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, संदिग्ध भूतकाल, रखा होगा, अब मुझे याद नहीं वही रखा होगा, देख लो। राम बाजार जा रहा था का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा तो राम बाजार गया होगा, राम बाजार गया होगा। सामान्य व आसन्न भूतकाल से, तो राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है, तो सामान्य भूतकाल, क्या होगा सामान्य। तो आप देखेंगे कि राम गया इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। जब भूतकाल की क्रिया को विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है तो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। लड़का आया इस वाक्य में क्रिया का काल है तो सामान्य, लड़का आया सामान्य भूतकाल। वर्षा हुई वाक्य में क्रिया का काल तो आप कहेंगे सामान्य भूतकाल। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल का प्रकार क्या होगा, तो सामान्य भूतकाल। अगरबत्ती की सुगंध, सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो इसमें क्या है सामान्य। अगरबत्ती की खुशबू से या आप कहेंगे अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, सामान्य भूतकाल। मैंने आम खाया, आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया है तो आसन्न भूतकाल। अब कहा गया आपके संभाव्य भविष्यता, है ना, तो कदाचित संध्या को पानी बरसे इस वाक्य का काल पहचाने, तो आप कहेंगे कदाचित संध्या शाम को पानी बरसे, तो आप कहेंगे आपके संभाव्य भविष्य काल। कदाचित संध्या को इस संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में आपके संभाव भविष्य काल होगा। जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावनाएं व्यक्त की जाती तो वहां आपके संभाव भविष्य काल होता है। आगे आते हैं संबंधित प्रश्न। कहा गया है कि आप कहें कि संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, तो आपके संभाव भविष्य, अब भविष्यता, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो आप कहेंगे आपके संभव है, संभव है भविष्यता। कहा गया आपके संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, तो आपके संभाव्य भविष्यता। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, और इस वाक्य में क्रिया का काल क्या होगा, तो संभाव्य भविष्यता। सामान्य भविष्यता कैसा होगा, तो कहा गया आपके प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कल का काल का भेद बताया, तो आप कहेंगे सामान्य। प्रेरणा जो है वो स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्यता। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में सामान्य भविष्यता है। इस जब क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी, तो वहां सामान्य भविष्यता होगा। कहा गया गुरुजी, संबंधित प्रश्न, गुरुजी योग सिखाएंगे, तो गुरुजी क्या सामान्य भविष्य काल की बात कर रहे हैं। अध्यापिका नित्य सिखाएगी, तो सामान्य भविष्य काल की बात कर रही है। मैं पढ़ूंगा, तो सामान्य, मैं पढ़ूंगा। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, सामान्य भविष्य काल की बात। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, सामान्य भविष्य काल। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो सामान्य भविष्य काल। कहा गया इशिता गीत गाएगी, तो सामान्य भविष्य, आपके भविष्य काल, ठीक है, तो सामान्य भविष्य काल। कहा गया कल तापमान अधिक होगा, तो सामान्य आपके भविष्य काल।
हेतु हेतु मद भविष्यता, तो कहा गया वह आए तो मैं जाऊं, तो क्या कहेंगे, हेतु हेतु मद भविष्यतम। ठीक है, मतलब वो आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। इस वाक्य में हेतु हेतु मद भविष्यतम है। जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता, उसे हेतु हेतु मद भविष्यतम कहते हैं। समझ, आप आए तो मैं नाचूं, तो क्या कहेंगे, हेतु हेतु मद भविष्यतम। आप पढ़ें तो मैं लिखूं, हेतु हेतु मद भविष्यतम। ठीक है, आगे दो। अब आता है वाच्य से संबंधित प्रश्न, किससे, वाच्य से। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कहा गया वाच्य की परिभाषा व वेद वेद से संबंधित है। फिर आपके कर्ता या आपके कहा गया कृत्य वाच्य संबंधित प्रश्न, कर्म वाच्य संबंधित प्रश्न, भाव वाच्य संबंधित प्रश्न, और कुल प्रश्नों की यूनिक प्रश्नों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी, 4 है। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन इसमें 29 है और रिपीटेड क्वेश्चन 1 रखा गया। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 34 है। कितनी है, 34 है। आ जाओ भाई, एक एक करके देखते हैं। कहा गया परिभाषा व वेद वेद संबंधी प्रश्न, वाच्य कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के होते। कितने, 3 प्रकार के। तो आप कहेंगे कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, क्रिया अथवा भाव की प्रधानता व्यक्त करते हैं। अन्य संबंधित इनसे प्रश्न देखो, कहा गया है कि क्रिया का रूपांतरण क्या कहलाता है, तो वाच्य कहलाता है। क्या कहलाएंगे, तो आप बोलोगे वाच्य कहलाता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। कहा गया कर्ता या कृत्यवाच्य संबंधित प्रश्न, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, तो आप कहेंगे आपके कर्तावाच्य या आपके कृत्यवाच्य। ठीक है, आ जाओ भाई। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वह वाक्य आपके कृत्यवाच्य होता है। अन्य संबंधित, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, वाक्य में वाच्य का प्रकार, तो आप कहेंगे कृत्यवाच्य। राम किताब पढ़ता है, तो राम किस प्रकार का वाच्य है, कर्ता कर रहा है, तो कृत्यवाच्य है। किससे संबंधित, कृत्यवाच्य से संबंधित है। आगे आते हैं। मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में किससे, तो आप कहेंगे कृत्यवाच्य का बात कर रहा है। उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो आप कहेंगे कृत्यवाच्य से संबंधित है। कोहली द्वारा शतक, विराट कोहली के द्वारा शतक लगाया गया, तो आप कहेंगे कोहली ने, इस वाक्य में कृत्यवाच्य में रूपांतरित, कोहली ने शतक लगाया। क्या, कोहली ने शतक लगाया। ठीक है, आप देखेंगे कहा गया मैं बाजार जाता हूं, तो आप जा रहे हो, तो इस वाक्य में प्रकार है, तो आप कहेंगे कृत्यवाच्य प्रकार। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, तो इस वाक्य का कृत्यवाच्य क्या होगा, वह 2 पत्र लिखेगा। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कृत्यवाच्य में परिवर्तन, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। सीता नहीं पढ़ती है, तो क्या कहेंगे इस वाक्य में, तो कृत्यवाच्य है या कर्तावाच्य। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदले, तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, क्या की गई। अब आता है कर्मवाच्य या आपके कर्म संबंधित। पहले निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, तो आप कहेंगे बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, है ना। बाकी देखेंगे, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उससे खाना नहीं खाया गया। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया कर्मवाची में क्रिया का प्रयोग होता है सकर्मक क्रिया का। कौन सी सकर्मक, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, तो कर्मवाच्य। क्या, कर्मवाच्य। आगे देखो, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो कर्मवाच्य। क्या, कर्मवाच्य। किसानों द्वारा फसल काट ली गई, तो कर्मवाच्य। ठीक है, राम से पत्र लिखे गए, तो कर्मवाच्य। कहा गया क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। उसके द्वारा अपने भाइयों को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का प्रकार है, तो कर्मवाच्य है। कर्ता और कर्म यदि कहा गया परसग्र युक्त हो, तो ऐसा वाच्य कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। अब भाव से संबंधित आता है, भाव या भाववाच्य संबंधित।
कागे निम्नलिखित में से भाववाच्य है, तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, ठीक है, ये भाव व्यक्त कर रहे हैं, सर्दियों में रोज नहीं नहाया जाता है, तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, या भाववाच्य का उदाहरण है। इस वाच्य में भाव की प्रधानता रहती है। वस्तुतः जब क्रिया का क्या होता है, जब क्रिया का लिंग वचन भाव के लिंग वचन के अनुरूप हो तो क्रिया का रूपांतरण भाववाचक कहलाता है, ठीक है। अन्य संबंधित प्रश्न देखेंगे। कागज धूप में चला नहीं जाता है, भाववाच्य, धूप में, भाववाच्य में जिस क्रिया का प्रयोग होता है उसे अकर्मक कहते हैं। रोगी चल नहीं सकता है, तो भाववाच्य में रूपांतर, रोगी से चला नहीं जाता है, रोगी से चला नहीं जाता है। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता है, तो भाववाच्य। जिस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं, क्या कहलाती, भाववाच्य कहलाते हैं। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तो वाक्य क्या होगा, तो भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य। दादी से चला नहीं जाता, तो दादी से चला नहीं जाता भाववाच्य की संज्ञा बता रहा है, ठीक है। वाच्य का प्रकार बता। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता भाववाच्य। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकता भाववाच्य, ठीक है। आगे देखें। अब आता है आपका अव्यय, ठीक है, अव्यय से संबंधित प्रश्न। अब देखो, इनसे संबंधित प्रश्न दो ही प्रकार के हैं, एक प्रकार का लग रहा है। अव्यय के भेद व परिभाषा से संबंधित प्रश्न है, जिसमें एक प्रश्न यूनिक है, 8 रिलेटेड है, 2 रिपीटेड है, तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी बन गई, जाके 11 बन गई, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं फटाफट, एक ही 2 स्लाइड में होंगे ये। फिर आपके आगे अव्यय संबंधी प्रश्न। 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, ठीक है। दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे और, व, एवं, तथा, अंततः, जो कि, ताकि इत्यादि, ठीक है। सामान्यतः अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबोधवाचक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। आ जाओ भाई आगे देखते हैं। कागज समानाधिकरण और व्याधिकरण भेद है, तो आप कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के। अरे, ए, ओ इत्यादि अव्यय है आश्चर्य बोधक अव्यय। कालवाचक अव्यय से उदाहरण तब, अब, आज, कल। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, संबंध सूचक अव्यय। ये बात तो सही है, पैसा है तो सारे रिश्ते अपने हैं, पैसा नहीं है तो रिश्ते भी दूर दूर भागते हैं ना, स्थितियां, मतलब क्योंकि मेरे साथ जो घटनाएं हुई वो तो खैर मैंने अभी तक कहीं व्यक्त ही नहीं की, लेकिन जो मैंने लोगों के साथ सुना है ना, कि पैसा है तो ठीक है, पैसे के बिना किसी का काम नहीं चलता है, ये संबंध को भी खराब कर देता है। अच्छे खासे संबंध में आप पैसे मांग लो, है ना, तो पैसे कोई देगा नहीं, ये जान लीजिएगा, ठीक है। और पैसे अगर किसी ने आपने मांगे और आपकी उस स्थिति में मदद की गई जिस स्थिति में आप गुजर रहे थे, तो उससे बड़ा कोई होगा भी नहीं, ठीक है। अभी तो मेरी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि क्या ही बताएं, लेकिन खैर, है ना, समय, एक समय अच्छा भी होता है, एक समय बुरा भी होता है ना, सबके साथ समय, क्योंकि समय के 2 पहलू हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, आता जाता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आओ तो भाई आगे, स्थितिवाचक अवयव का उदाहरण क्या होगा, जैसे भीतर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे आदि हैं। अविकारी शब्द, तो आप कहेंगे विस्मयादि बोधक अवयव का। और आगे का आगे धन्य, धन्य उदाहरण है, तो विस्मयादि बोधक अवयव का है। यह काम उसने ही किया होगा में ही है, तो आप कहेंगे निपात है। क्या है, निपात है, ठीक है। अब आता है उपसर्ग। उपसर्ग प्रत्यय, है ना, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़कर देखते हैं पहले। तो उपसर्ग से संबंधित कैसे,
उपसर्ग की परिभाषा संबंधित प्रश्न, उपसर्ग से बनने वाले शब्द की पहचान, शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की पहचान, अन्य भाषा के उपसर्ग उपसर्ग। टोटल क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 4 है, एक एक करके। और रिलेटेड क्वेश्चन 56 है, रिपीटेड क्वेश्चन 2 ही रखे गए हैं। और आपके टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपके 62 है। 2001 से लेकर 2021 तक पूछे गए, अभी तक उपसर्ग की बात की जा रही इस वीडियो पर। यूपीएसआई 2025 में अगर भर्ती में आपको अपना नाम दर्ज कराना है सच में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। अभी एक छोटा सा वीडियो हो सकता है आपके समझ किसी दिन आए, आज कल परसों तक, है ना, आज मंगलवार है, ठीक है, तो किसी दिन आ सकता है। तो उसमें आपको ये बताया जा सकता है कि बहुत सी यूनिक सी चीजें हम बताने वाले, एक छोटा सा वीडियो होगा, कैसे आप पढ़ सकते हो, कैसे पढ़कर सिलेक्शन लिया जाता है। लोगों के बहकावे में ना आए कि वो 16 घंटे पढ़ते थे, लोगों के बहकावे में ना आए वो 17 घंटे पढ़ते थे। वो तो कह देंगे 24 घंटे से ज्यादा हम पढ़ते थे एक दिन में, है ना, 24 घंटे का समय होता है एक दिन का, है ना। तो वो कहेंगे, हो सकता है उनके मुंह से निकल जाए जल्दबाजी में, है ना, क्योंकि जोश में होश न खो बैठो, है ना, एक आप सभी लोग, क्योंकि वो लोग जोश जोश में होश खो बैठते हैं, है ना, उनको ये ज्ञान नहीं होता हम बोल क्या रहे हैं, सामने वाले के ऊपर बीतेगी क्या, है ना। तो कभी कभार कह देंगे हमने तो 24 घंटे सोया ही नहीं, आपका दिमाग फिर इसका मतलब काम नहीं कर रहा था, क्योंकि दिमाग को भी आराम चाहिए काम करने के लिए भी, है ना। एक समय के बाद वो थकान महसूस करता है, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो हम बनाने वाले हैं, बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही अच्छा, शानदार, जानदार, कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा सबसे बड़ा एग्जाम कराया जाने वाला उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा 2025 के लिए एक सीट कैसे पक्की करें। देखिएगा, पढ़ना अनिवार्य है, किसी का समय इंतजार नहीं कर रहा है, समय चल रहा है, आप इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम डेट आएगी तो पढ़ूंगा पढ़ूंगी, लेकिन वो आपका इंतजार नहीं कर रहा है, उसका काम है चलना, वो चल रहा है, तो आप भी उसके साथ साथ चलने का प्रयास करें, चलते रहें। आ दो भाई, कहा गया उपसर्ग की परिभाषा संबंधित प्रश्न, ठीक है, आ दो। कहा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करें, ठीक है। कहा गया है, और दोनों शब्दांश है जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। कहा गया उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, उपसर्ग शब्द के पहले तथा प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं, अतः रिक्त स्थानों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग जोड़ा जाता है तो शब्द के पहले, है ना, और आपके प्रत्यय देखो, उप का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब आगे, सीधा सा समझे, हमने एक बार ये बात समझी थी, आज तक नहीं भूले कि उपसर्ग लोग भूल जाते हैं कि आगे लगेगा पीछे, उप उप मीन्स ऊपर, ऊपर मीन्स आगे होता है, बस बात खत्म। तो आगे शब्द के पहले उपसर्ग से बनने वाले शब्द की पहचान, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना? अनजान, अनजान में अनजान लगा दो, अन लगा दो, बन जाएगा। कहा गया चखा, बिन चखा, बिन लगा दो। जाना तो बिन जाना, बिन लगा दो। लापता, पता, लापता, ठीक है। तो उपसर्ग से तो देखो लापता, है ना, ला में आप पता जोड़ दो तो लापता, उपसर्ग से नहीं बना है, ठीक है। लापता शब्द अरबी और हिंदी के संयोग से बना संयोग शब्द, जिसमें ला अरबी उपसर्ग तथा पता हिंदी शब्द है, अतः लापता शब्द में हिंदी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। कहा गया संबंधित उप, कहा गया अप उपसर्ग राम, मान, जय तथा रण में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो आप कहेंगे अपमान, है ना, उप अप, अपमान, अपमान में। संस्कृत सम्मेलन तथा संस्कार में से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द तो सभी है, संस्कृत भी है, सम्मेलन भी है और संस्कार भी है। आगे आते हैं। कहा गया कलाई, कालाधर, कपूत तथा आपके कमबख्त में से जो शब्द का उपसर्ग से बने तो कपूत, कपूत, कपूत का इसमें लगा है, ठीक है। कल उपसर्ग की बात करिए, कलाई, है ना, लाई में आप का जोड़कर उपसर्ग नहीं बना सकते हैं, ठीक है।
तो आप क्या कहेंगे कपूत में 2021 का। पर्यावरण असुरक्षित का आगे अधिक कचरा तथा अत्याचार में से शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है, तो पर्यावरण परिधन आ से, है ना, एक से अधिक उपसर्ग बने हैं। का आगे अनेक अन्याय अनार तथा अनहद में से अन उपसर्ग, तो अनेक में, किसमें अनेक में। अनुपम अनुचित अनिच्छा तथा अनुगमन शब्द में अन, तो आप कहेंगे प्रयोग नहीं हुआ है उपसर्ग में, तो अनुगमन में अन का प्रयोग नहीं हुआ, गमन अनुगमन। कहा गया प्रयोग ममता प्रस्ताव तथा प्रतिमा में से उपसर्ग है, तो प्रयोग है, क्या है प्रयोग है। प्रत्येक प्रत्यक्ष तथा प्रतिध्वनि में से शब्द की प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है, तो सभी है। पराजय शब्द में उपसर्ग है, तो परा, क्या जय में परा लगा दो। दुबला कहा गया दुबला लाचार बेवकूफ तथा नाराज शब्दों में से उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना, तो आप कहेंगे दुबला, कौन सा दुबला। अत्यधिक विदेश सुयोग तथा सुरेश में उपसर्ग शब्द है सुरेश, कौन सा सुरेश। कहा गया आपके अनिवार्य अनुनय अनुरीति तथा अन्वेषण में अन उपसर्ग है, तो आप कहेंगे आपके अनुर्वर, ठीक है। नीरस नीरद नीरो तथा नीरज में से जिस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो नीरज में, किसमें नीरज में, ठीक है। नीरदंजा नीरज, है ना, प्रत्यय। प्रत्यय कहा गया आपका प्रत्यापन संगम विभोचन विमोचन तथा क्रोध में से उपसर्ग शब्द है, तो आप कहेंगे क्रोध, उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। कहा गया आपके व्यापार वीक्षक विरासत विकल में उपसर्ग नहीं है, तो विरासत में उपसर्ग नहीं है, ठीक है, ठीक है। आगे अद्वितीय कहा गया आपके अयोगात्मक अज्ञान अक्लमंदी से जिस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, तो अक्लमंदी, कौन सा अक्लमंदी। आगे देखो, आगे आता है उप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की पहचान करें। कहा गया आपके अतियुक्ति शब्द में, तो अति का, इसका अतियुक्ति किसका प्रयोग किया गया, तो आप कहोगे अति का प्रयोग किया गया। अतियुक्त शब्द में उपसर्ग अति उपसर्ग से बना अन्य शब्दों के उदाहरण अत्याचार अतिधन आधन चार। कहा गया अति व्याप्ति अतिधन विधन आपति। अतिवृषण, तो कहा गया अतिक्रमण अत्याधुनिक अति आदि हैं। संबंधित प्रश्न देखेंगे। कहा गया संयोग शब्द में उपसर्ग समधन योग। निश्चल में तो नी। स्वाभिमान शब्द में स्व। कहा गया प्रत्युत्मन मत में तो प्रति, ठीक है, प्रत्यानुमति में तो प्रति। कहा गया आपके प्राकथन शब्द में तो प्रातः काल में प्रातः। आत्म त्याग में आत्म। अहिंसा में आ हिंसा अहिंसा। विज्ञान शब्द में उपसर्ग वि, ठीक है, बिन पढ़ा में बिन। उपचार में उप। प्रतिवाद में प्रति। आपके आमरण में आ मरण आमरण। आजीवन शब्द में आ जीवन आजीवन। कहा गया एन वक्त तो एन वक्त एन वक्त। प्रत्यक्ष तो प्रति। अभिमान अभि, है ना। उत्थान तो आप कहेंगे उत। अधिष्ठाता तो आप कहेंगे अधि। परोपकार शब्द में पर। उपदेश शब्द में उप। आच्छादन शब्द में तो आ, ठीक है। बदनसीबी शब्द में तो बद। परिवार शब्द में पर, क्या लगेगा पर। आ दो भाई। परिपूर्ण शब्द में परि। पुरातन में पुरा, है ना, पुरातन में पुरा। अतिव शब्द में उपसर्ग अति। परोपकार में पर, है ना, उपकार परोपकार, ठीक है, ऊपर। सदाचार में सत। अलंकार शब्द में किसमें अलंकार शब्द में तो अलम। अन्य भाषा के उपसर्ग देखेंगे। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं, आगत उपसर्ग। क्या आगत उपसर्ग। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को आगत अथवा विदेशी कहा जाता है। आगत शब्द उन्हें भी कहते हैं जो हिंदी व संस्कृत शब्दों को जोड़कर हिंदी भाषा में आए हुए हैं।
हिंदी सामसिक काव्य सामासिक संस्कृति को वहन करने वाली भाषा है, जिसमें अनेक भाषाओं के शब्द स्वीकार किए गए हैं। काव्य अन्य संबंधित तो गैर उपसर्ग तो अरबी फारसी से संबंधित है, उपसर्ग अरबी फारसी। काव्य आपका बेइज्जत, अपवाद, है ना, बिल्कुल तथा नादान में से हिंदी या संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है तो अपवाद है। काव्य उप, भर, अन तथा अल में उर्दू का उपसर्ग है तो अल। बे, बिल, हम, परा में से हिंदी संस्कृत का तो परा। खुश, कम, ऊन, उन तथा गैर में से उपसर्ग उर्दू का नहीं है तो उन। काव्य अप, कु, ना तथा पर में से जो उपसर्ग अरबी फारसी का है तो ना। आ, अन, बे तथा उप में से उपसर्ग फारसी या अरबी का है तो बे। का बे, ए बे, तू बे, अरे जैसे भी बोला जाता हो। कपूत, है ना, कपूत 19 अधपका तथा खुशबू में से उर्दू के उपसर्गों से बना है तो खुशबू। कौन सा? खुशबू। अब आता है प्रत्यय, किससे संबंधित? प्रत्यय। चलिए, अब प्रत्यय में कितने, बहुत ज्यादा नहीं है, टोटल क्वेश्चन अच्छा 51 है, ओके, है ना। यूनिक 2 है, रिलेटेड 46 है, रिपीटेड 3 है और टोटल 51 हो चुके हैं। कितने? 51। आ दो भाई। काव्य प्रत्यय की परिभाषा से संबंध। काव्य प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। तो कृत या आपके कृदंत प्रत्यय और आपके तदित प्रत्यय या नाम पद प्लस प्रत्यय होता है, ठीक है, और ये धातु प्लस प्रत्यय होता है। अब देखो, इनसे संबंधित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है शब्दों के बाद में। एक याद कर लो, उपसर्ग आगे लगता है तो प्रत्यय पीछे लगता होगा, ठीक है। आगे कृत और आपके तदित भेद है तो प्रत्यय क्या है? किसके? प्रत्यय के। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है तो सामान्यतः 28 है। कितनी? 28 है। काव्य आपके तदित प्रत्यय जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में। पढ़ने वाले में प्रत्यय का प्रकार है तो कृदंत प्रत्यय। कैसा है? कृदंत। काव्य मूल शब्द में प्रत्यय की पहचान करें। गाड़ी वाला तो में प्रत्यय तो गाड़ी, और वाला तो गाड़ी वाला, गाड़ी वाला आया, है ना। गाड़ी वाला शब्द में वाला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इक्के वाला, जूते वाला, जाने वाला, दूध वाला आदि जिसमें से वाला प्रत्यय के प्रयोग हुए हैं, ठीक है। खिलौना शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय होगा तो आप कहेंगे खेल और औना, खिलौना। खेल, खेल और औना, खिलौना, ठीक है, औना। आ दो भाई। काव्य महत्व में प्रत्यय है तो महत्व, महदन, महत्व। दास्तु शब्द में प्रत्यय तो तत्। छलिया, है ना, इया, छलिया, इया लगा, छलिया, इया, छोटा इया, ठीक है। कथनी तो ई, कथनीय, देखो पढ़ने में आ रहा है, कथनीय। राष्ट्रीय ई, लड़ाई आई, लड़ाई आई। सहानुभूति तो भूति। काव्य आपके पंडित तो अय्या। फलित शब्द में इत। लड़ाकू आकू, ठीक है। बुद्धिमान तो मान। काव्य शिष्टता तो ता। कौन सा? ता। नयन तो आप कहेंगे अण। त्रि प्रत्यय से बना शब्द तो आप कहेंगे आपका पितृभक्ति। रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय इमा। नीलिमा, इमा, ठीक है। भक्षण में प्रत्यय अण। काव्य अधेला, मटैला, अकेला व बगेला में इला प्रत्यय है से संबंधित नहीं है तो मटैला, मटैला एला है ना, इला नहीं, ठीक है, मटैला। काव्य चतुराई शब्द में प्रत्यय है आई, चतुराई। बहाव शब्द में प्रत्यय तो आओ, बहाव, आओ, आओ। पूजा में प्रत्यय है तो आ, पूजा। करुणा में शब्द में प्रत्यय है तो मैं। मिलनसार तो सार। नसीला, इला, नसीला, इला, नसीला। काव्य सनसनाहट या खींच के मारब काने की तरह तो सनसनाहट हो जी तुम्हें अंदर तो आहट हो जाएगी कि हम कैसे हैं, सनसनाहट। गायक में प्रयुक्त प्रत्यय है अक। लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त प्रत्यय है तो अक। काव्य आपका
तंत्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय तो आलू, कुलीन शब्द में प्रत्यय इन, नवीन शब्द में प्रत्यय इन, क्या होगा इन। आगे आता है, कहा गया वेदना में प्रत्यय तो अना, वेदना अना, भावना में प्रत्यय अना, धड़ाक में प्रत्यय तो आक, तैराक शब्द में प्रत्यय आक, कहा गया कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है तो इष्ट, क्या इष्ट। आगे देखो, संबंधित शब्द में प्रत्यय तो इत, आध्यात्मिक शब्द में प्रत्यय इक, प्रादेशिक शब्द में प्रत्यय इक, नैतिक शब्द में प्रत्यय इक, लुटेरा एरा, ठीक है। अभियोग व्यायाम तथा अपमान में प्रत्यय, प्रत्यय से बना शब्द है कोई नहीं, क्या होगा तो आप कहोगे कोई नहीं। अब आता है संधि, संधि, ठीक है। संधि वैसे लंबा टॉपिक है ना, क्या होगा संधि से संबंधित क्या होंगे, लंबे टॉपिक है। देखते हैं संधि कितने क्वेश्चन दिए गए, टोटल 53 ही है। ओके, देखो कौन कौन से संधि आए हैं इसमें। संधि, संधि की परिभाषा व भेद संबंधित प्रश्न, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि या आयाद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। टोटल यूनिक प्रश्नों की संख्या अब इधर देख लो एक बार ना, यूनिक प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी है तो आप कहोगे 7 है। रिलेटेड कितने हैं 46, और रिपीटेड कोई भी नहीं है ना। और आपके टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई 53, 53, कितनी 53, ठीक है। तो चलो संधि समाप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रयत्न पूरा है कि आपको बेहतर से बेहतर क्लासें दी जाए, सिलेक्शन आपका हो जाए, है ना। लेकिन पढ़ना आपको स्वयं पड़ेगा, फिर से हम कह रहे हैं, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको स्वयं से, ठीक है। आ दो भाई, आगे आते हैं, प्रश्न देखते हैं। तो यूनिक 7 प्रश्नों के साथ साथ सारा डिटेल भी आ जाता है, अच्छी बुक है। संधि की परिभाषा व भेद संबंधी प्रश्न, 2 या 2 से अधिक अत्यंत कहा गया समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि है। जैसे विद्याधनालय, बड़ा बड़ा बराबर विद्यालय। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। आगे देखो, आगे अन्य संधि के भेद तो 3 होते हैं, बता दिया। अध्यापिका शब्द का संधि, अध्यापिका धन ए, अध्यापिकाएं, क्या अध्यापिकाएं पूछा गया तो अध्यापिका धन ए, अध्यापिका। हरियाली शब्द, हरिधन आली, हरियाली, हरिधन आली, हरियाली। दीर्घ स्वर संधि, किससे संबंधित प्रश्न आ गया, दीर्घ स्वर संधि। अरे भाई क्या पूछ लिया जाए आपके, अग्नेयास्त्र का संधि विच्छेद कौन सा है, अग्नेयास्त्र, तो क्या बोलोगे, अग्निधन अस्त्र कहीं दिख रहा है क्या, अग्नि है वैसे, ठीक है। अग्नेयास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा, आगे आता है, तो क्या बोलोगे अग्नि, हाँ ये है तो अग्नि नहीं होगा, यहाँ पर अग्नि, अग्नि अस्त्र होगा। अग्नि अस्त्र होता है तो आप अग्नि अस्त्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अग्नि है तो अग्नि अस्त्र कहेंगे, क्या कहेंगे अग्नि अस्त्र कहेंगे, ठीक है। आ दो भाई, देखो कहा गया अग्नि अस्त्र का संधि विच्छेद, अग्नि प्लस अस्त्र है या दीर्घ स्वर संधि है। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी तो त्रिपुर धन अरि, त्रिपुरारी। आज्ञा अनुपालन तो आज्ञा धन अनुपालन, ठीक है, आज्ञा अनुपालन। कहा गया आपके नैना विराम तो नयन धन अभिराम, नैनाभिराम। स्थानापन्न तो स्थान धन आपन्न, ठीक है। सत्यार्थी, सत्य धन अर्थी, क्या होगा सत्य धन अर्थी। कहा गया आपके स्वर्गारोहण, स्वर्ग धन आरोहण, याद कर लो भाई। गीतांजलि तो गीत धन अंजलि, अंजलि। सत्याग्रह शब्द का सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। हिमालय का संधि विच्छेद है, हिम धन आलय, हिमालय, क्या होगा हिम धन आलय, हिमालय। अब आता है आपका यण संधि, यण स्वर संधि से संबंधित प्रत्यय, कहा गया प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है तो यण संधि है। तो आप कहेंगे प्रतिधन अच्छ, प्रत्यक्ष, ठीक है।
कौन सी? तो यण स्वर संधि। अब आप कहेंगे, कमेंट करना, तो ये वाली जो व्याकरण वाली जैसे संधि है ना, ये सारी चीजें अलंकार है, आप कहेंगे तो पहले इनके थ्योरी भी पढ़ा दी जाएगी ना, मतलब बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम टाइम भी मैं इन पर कुछ ट्रिक बनाकर भी क्लासे अपलोड करने वाले रहेंगे, तो तब भी देखने का पूरा प्रयास करना। इत्यादि शब्द में संधि, तो यण स्वर संधि। अगर पूछ लिया जाए इत्यादि का संधि विच्छेद, क्या बोलोगे? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन आदि इत्यादि, याद रखना भाई, इत धन आदि इत्यादि, ठीक है। स्वागत शब्द में अगर पूछ लिया जाए, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करें, यण स्वर संधि, क्या होगा? यण, सुधन आगत स्वागत, सुधन आगत आगत स्वागत, ठीक है। अब देखो, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके यण स्वर संधि से संबंधित, यदि धन अपि, यदि धन अपि, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। व्याप्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यह भी यण स्वर संधि है। व्याप्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताए। क्या गया आपके? अतल्प का संधि, अति धन अल्प, अतल्प, ठीक है। अभ्युदय संधि का तो संधि विच्छेद, अविधन उदय, अभ्युदय, ठीक है। क्या बोलोगे? व्याप्त का संधि विच्छेद, कमेंट करना। विधन आप्त व्याप्त, विधन आप्त व्याप्त। कहा गया आपके मात्राज्ञा का संधि विच्छेद, मात्र धन आज्ञा, मात्राज्ञा। गुण स्वर संधि से संबंधित प्रश्न है। परोपकार शब्द में संधि विच्छेद, संधि प्रयुक्त है तो गुण, तो आप कहेंगे पर धन उपकार, गुण स्वर संधि। कहा गया शुभेच्छा का संधि विच्छेद, शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा। कहा गया गुड़ाकेश का, तो गुड़ा का धन ईस, सर्वोपरि सर्वधन आपके ऊपर। जितेंद्री का संधि विच्छेद, आप कहेंगे जित धन इंद्री। चंद्रोदय में संधि विच्छेद, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। चंद्रोदय में संधि विच्छेद क्या होगा? बताए। चंद्र धन उदय, क्या बोलोगे? चंद्र धन उदय, चंद्रधन उदय, चंद्रोदय, ठीक है। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। महर्षि का संधि विच्छेद, तो आप कहेंगे महाधन ऋषि, महर्षि, ठीक। आगे आता है, कहा गया देवर्षि का संधि विच्छेद, तो देवधन ऋषि। सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्योदय में संधि तो गुण संधि। ये सारे जितने उदाहरण ये गुण संधि के ही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं बताया किसी में, ठीक है, ठीक है, याद रखना ये सब क्या है, गुण संधि। कहा गया आपके नवोन्मेष का संधि, नवधन उन्मेष। कहा गया आपके स्वोद्देश्य का संधि, साधन उद्देश्य, ठीक है, स्वोद्देश्य का संधि विच्छेद। अब देखो नयन में संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो आप कहेंगे आयादि, ने धन अन नयन, ठीक है, ने धन अन नयन, ठीक। अब आता है आपके नायक में स्वर, तो नय धन अक होगा, आयादि स्वर संधि ये भी होता है ना, आयाक स्वर संधि। अब आता है व्यंजन संधि, संधि संबंधित प्रश्न। अभिषेक में संधि, तो आप कहेंगे व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि है, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा लिखने वाला पेड है, क्या बोलते हैं इसको, ये खराब हो चुका है ना। अभी लिए थे लेकिन इस बार कहते ना जब गरीबी हो तो आटा ज्यादा जल्दी जल्दी गीले होते हैं ना। अभी तक ये ठीक चल रहा था ना, 15-20 दिन से ये जो खिचिर खिचिर हो रहा है, ये चीजें खिचिर खिचिर हो जाती, तो ये खराब हो गया। बीच बीच में पेन भी छोड़ देता है ना। तो अब ये 4500 का आसपास मिलता है, 4500, 4500 के ऊपर का, ठीक है। तब उसके लिए व्यवस्था करेंगे, सोचेंगे तब फिर लेते हैं ना। आ दो। अभिषेक में व्यंजन संधि है, इसका विग्रह अभिधन शेक होता है। इस नियम के अनुसार यदि पहला वर्ण सा हो और उसके पहले आ या छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो सा के स्थान पर शा हो जाता। अभिषेक अन्य शन मार्ग,
क्या सन्मार्ग में प्रयुक्त, तो व्यंजन, व्यंजन सन। सन्मार्ग का संधि विच्छेद बताएंगे तो आप कहेंगे सत धन मार्ग होता है। याद रखना भाई, हम तो लिख देंगे यहां पर, ठीक है। भगवत गीता का संधि विच्छेद, तो भगवत प्लस गीता। जगन्नाथ, तो आप कहेंगे जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताएं। व्यंजन संधि क्या होगा, व्यंजन संधि। तो जगत धन, जगत धननाथ, जगन्नाथ, व्यंजन संधि। कहा गया तत्पुरुष का संधि विच्छेद, तद्धन पुरुष, ठीक है, तद्धन पुरुष। मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होगा, सोचो जरा, सोच कर करो। मनोविकार, मनाधन विकार होगा क्या, विसर्ग संधि संबंधित प्रश्न आ चुके हैं, आ जाओ भाई। तो मनाधन विकार जहां पर होगा वही होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मनाधन विकार, ठीक है। तो मनाधन विकार शब्द के मेल से मनोविकार शब्द निर्मित हुआ, यह विसर्ग संधि है। कहा गया आपके मनोभाव का संधि विच्छेद होगा, तो मनाधन भाव, ठीक है। यशोदा शब्द में, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद बताएं। विसर्ग संधि है तो क्या, यशाधन दा, यशोदा, यशाधन दा, ठीक है। तो यशोदा, ठीक है। कहा गया आपके निरीह संधि का विच्छेद, निधन ई, निरीह आपके विसर्ग संधि से संबंधित है। आगे आते हैं अत एव संधि विच्छेद, तो अताधन एव, निर्गुण, निर्गुण का संधि विच्छेद करें तो विसर्ग संधि से संबंधित है, ठीक है। निधन गुण क्या होगा, निधन गुण, निर्गुण, ठीक है। निरंतर शब्द का संधि विच्छेद, निधन अंतर। निष्फल का संधि, सही संधि निधन फल। कहा गया निष्करुण का संधि विच्छेद, निधन करुण। मन, मनोदशा का संधि, मनाधन दशा। मनोहर, तो मनोहर का संधि विच्छेद करें, विसर्ग सर्ग, ठीक है। तो मना धनहर, मना धनहर, मन को हरने वाला मनोहर क्या होता है, मनोहर। अब आता है आपका समास, क्या आएगा, समास, ठीक है, समास। अब व्याकरण वाला सारा शुरू हो चुका है, तो समास, ठीक है। देखेंगे समास में कितने क्या क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो छोड़ देते हैं, कम होंगे 76 है, ठीक है। क्लास लगभग आपकी पहुंच चुकी है 1 घंटे प्लस, चलो करा लेते हैं, आधे घंटे तो लग ही जाएंगे लगभग। समास की परिभाषा व भेद संबंधी प्रश्न, अवयवी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास संबंधी। तो टोटल यूनिक टॉपिक कितने हो चुके हैं, तो आप कहोगे 7, कितने हुए 7, ठीक है। और रिलेटेड क्वेश्चन 67 और रिपीटेड क्वेश्चन 2 और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 76, कितने 76। आइए पहला क्वेश्चन आपके समझ रखने का प्रयास करते हुए, समाज की परिभाषा व भेद। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, संक्षेप में बात करना, ठीक है। समाज का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, ठीक है। अनेकांश कहा गया आपके पदा नाम, एक 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 पदी भावा समास, अर्थात दो या दो अथवा अधिक पद मिलकर एक पद बन जाना समास है। समास का मुख्य प्रयोजन है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, है ना। छोटी सी बात कह देना और अधिक से अधिक चीजों को ले लेना। जैसे जिस समास में सभी पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। क्या आप कहेंगे, आपका द्वंद्व समास। जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो वो द्विगु समास कहलाता है। कौन सा समास, द्विगु समास कहलाता है। आ दो भाई, आगे साधारणतः जिस समास का प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। कौन सा, तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे कहा गया है कि अवयवी भाव समास। कहा गया यथा रुचि में कौन सा समास, तो अवयवी भाव समास है, यथा रुचि। तो यथा रुचि, ठीक है, आ जाओ भाई। यथा रुचि में अवयवी भाव समास है, इसका विग्रह रुचि के अनुसार होता है। किसके, रुचि के अनुसार। यथा समय अवयवी भाव से संबंधित है। कहा गया जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह समास कहलाता है अवयवी भाव समास कहलाता है, ठीक।
आगे दो, कहा गया हर रोज में समास तो अवयवी भाव, भर पेट में अवयवी भाव, यथास्थान अवयवी भाव, आजीवन अवयवी भाव। शब्द याद कर लो, यही शब्द पूछे जाता है, यथासंभव अवयवी भाव। ठीक है, आपके कौन सा, आप कहेंगे अवयवी भाव समास है। यथाशक्ति अवयवी भाव समास, जिस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण काम करता हो तो अवयवी भाव समास कहलाता है। प्रतिक्षण शब्द में अवयवी भाव समास, प्रतिदिन में अवयवी भाव समास। अब आते तत्पुरुष समास में। कहा गया जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो उस पद को क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहा जाता है। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, आ गया था देशभक्ति का समास विग्रह, तो देश के लिए भक्ति और समास विग्रह संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कहा गया देश निकाला शब्द का समास विग्रह, तो देश से निकालना, किससे, देश से निकाला। कहा गया मतदाता शब्द तो तत्पुरुष समास, प्रेम सागर में तत्पुरुष समास। ठीक है, आपके मत हंता में तत्पुरुष समास, नीति निपुण शब्द में तत्पुरुष समास, परीक्षा केंद्र में परीक्षा केंद्र शब्द में तो आप कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है लेकिन संप्रदान। आगे देखो, रसोई घर शब्द में तत्पुरुष समास, सत्याग्रह में तत्पुरुष समास, देशार्पण समास तो देश के लिए अर्पण। कहा गया पुत्र शोक का समास, पुत्र के लिए शोक। राजनेता शब्द में समास तत्पुरुष समास। कहा गया स्वर्ग प्राप्त शब्द में समास तो तत्पुरुष समास। वातावरण में समास तो आप कहेंगे आपके सृष्टि तत्पुरुष समास। नेत्रहीन शब्द का समास विक्रय, नेत्र से हीन है। राजपुत्र में समास तो संबंध तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम में समास तो आप कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। जल पुरुष में समास तो तत्पुरुष समास। आपके जन्मांध शब्द का समास विग्रह, जन्म से अंधा। ब्रज देश का समास विग्रह तो ब्रज के समान देश देह। कहा गया गंगा जल में समास तत्पुरुष, गंगा जल। अब आता है कर्मधारय समास, किससे, कर्मधारय। कहा गया सुपुरुष में कौन सा, तो कर्मधारय समास। सुपुरुष में कर्मधारय समास है, इसका विग्रह है सुंदर है जो पुरुष। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। कहा गया आपके स्वर्णाक्षर शब्द तो आप कहेंगे स्वर्ण है जो अक्षर। चंद्रमुखी शब्द में समास तो कर्मधारय समास। नील कमल है जिनके तो कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास भी आता है इसके अंतर्गत। आगे आता है, कहा गया जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष कहलाता है तो कर्मधारय समास। परमेश्वर का समास विग्रह तो परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। अब आता है द्वंद्व समास, किसका, द्वंद्व समास। धक्का मुक्की में कौन सा, तो द्वंद्व समास। ठीक है, धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की होता है यहाँ पर और शब्द अपने आप आए, जैसे घास फूस में द्वंद्व समास, घास और फूस। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। खान पान में खान भी पान भी तो द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहते हैं। थोड़ा बहुत में समास तो आप कहेंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास। धर्म में समास तो द्वंद्व समास, धर्म ने। माता पिता में तो आप कहेंगे द्वंद्व, माता पिता। द्विगु समास। तिराहा आप कहोगे द्विगु समास, कौन सा, द्विगु समास। तिराहा में द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिभुवन शब्द में क्या होगा तो आप कहोगे द्विगु समास, यह बहुब्री समास भी हो जाता है कभी कभार त्रिभुवन। नवरत्न द्विगु समास। कागे सन्मार्ग, नीला पीला, तिमाही में तो तिमाही द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे देखेंगे कागे तिरंगा शब्द में तो आप कहेंगे द्विगु समास। ठीक है, अठकोना मतलब 8 कोनों वाला, ऐसे 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 कुछ भी बना लो, अठकोना तो द्विगु समास। पंचामृत में द्विगु समास। 31 में द्विगु समास।
बहुब्रीहि समास संबंधी प्रश्न अब आते हैं। जैसे मुरारी शब्द में कौन सा समास, तो आप कहेंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा? मुरारी। तो मुरारी शब्द में बहुब्रीहि समास, इसका विग्रह मुरा नामक राक्षस का वध करने वाला मुरा प्लस अरि अर्थात कौन थे? कृष्ण जी थे। कहा गया पीताम्बर शब्द का समास विग्रह पीत है अंबर जिसका, है ना। मीनाक्षी में समास तो कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास होते हैं। कहा गया पवनाशन शब्द का समास विग्रह पवन को खाने वाला। दीर्घ बाहु में समास तो आप कहेंगे बहुब्रीहि समास। अद्वितीय में समास तो बहुब्रीहि समास, ठीक है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन में समास तो बहुब्रीहि और द्विगु दोनों समास हो सकते हैं, ठीक है। गिरधर का समास विग्रह गिर को धारण कर किया, गिर को धारण किया जिसने अर्थात श्री कृष्ण। गिरधर शब्द में समास तो बहुब्रीहि समास। नीलकंठ में समास तो बहुब्रीहि। नीलकंठ वरदानी, हमका पास करो तो हम जानी। दशहरा के दिन हम लोग ये शब्द जरूर कहते थे। अभी आपकी विजयदशमी भी आ रही है ना, 2 अक्टूबर को, तो इसे यही कहा जाता, नीलकंठ वरदानी तुम हमका पास करो तो जानी। अब आप कमेंट करके बताओगे ये शब्द किसके किसके यहाँ कहे जाते थे। दशानन में बहुब्रीहि समास और आपका द्विगु समास, क्योंकि संख्या भी आ चुकी है। जिस समास में दोनों पदों के मध्य में से एक विशेष यानी तीसरे शब्द का बोध हो वो क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्या? बहुब्रीहि समास, ठीक है। यह है विराम चिन्ह। किसके चिन्ह? विराम चिन्ह, ठीक है। आ जाओ भाई, इनको भी देख लेते हैं। कहा गया विराम उप विराम चिन्ह संबंधी, अल्प विराम चिन्ह संबंधी, आपके अर्ध विराम चिन्ह संबंधी, पूर्ण विराम योजक चिन्ह संबंधी, विस्मयादि बोधक चिन्ह संबंधी और आपके कोष्टक समानता सूचक विवरण चिन्ह संबंधी। कुल यूनिक प्रश्नों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो 6 है। कितनी है? 6 है, ठीक है। और रिलेटेड क्वेश्चन 27 है, रिपीटेड 3 ही है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 36 है। कितनी है? 36 है, ठीक है। आगे विराम चिन्ह, विराम व उप विराम चिन्ह संबंधी प्रश्न, ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग है? तो बीएड एमएड, बीएड एमएड, ठीक है। बीएड एमएड ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे? बीएड एमए और बीएड, क्या होगा? एमएड और बीएड, ये है आपका उचित विराम चिन्ह, ये वाला, ठीक है। उचित विराम चिन्ह, ठीक है। आगे आते हैं। कहा गया संबंधित अन्य प्रश्न। कहा गया विवरण लागो उपदेशक निर्देशक में से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो उपदेशक नहीं है, बाकी ये है। विहान कब आया, वक्त में त्रुटि, विराम चिन्ह की है। किसकी है? विराम चिन्ह की है, ठीक है। विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक कुछ तो होना चाहिए विराम चिन्ह। विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। उप विराम चिन्ह है, ठीक है। उप विराम का चिन्ह है, क्या है? उप विराम, ठीक है। ये उप विराम का चिन्ह, ठीक है। उप विराम का चिन्ह। कहा गया उप विराम का प्रयोग वाला वाक्य, जैसे मित्र बंधु, मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और आपके सुखदेव बिहारी, ठीक है। तो आपके मित्र बंधु 3 है, कौन कौन से? ये वाले हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। अब अल्प विराम से संबंधित, ये अल्प विराम कौन सा? ये अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प योजक चिन्ह, जैसे माता पिता के बीच में लगा। प्रश्नवाचक जानते हो, आपके पूर्णवाचक तो पूर्ण विराम चिन्ह, है ना। एक लाइन खड़ी कर दो, खत्म, यहाँ से बात अपनी हम करना चाहते हैं ना। आ दो भाई, आगे देखें। अन्य तथ्य। कहा गया राजू बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा तो अल्प विराम चिन्ह। कौन सा? राजू जो बड़ा खिलाड़ी है, तो क्या होगा? अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो किसका? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। कहा गया समान अधिकरण शब्दों के मध्य में जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है उसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहा जाता है? अल्प विराम। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, मैं क्या? आप कहेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, आहा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कहा गया अर्ध, आपके अर्ध विराम चिन्ह संबंधी प्रश्न। यह इन चिन्हों का क्या कहते हैं? अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं इसको, ठीक है। बिंदी और फिर ऐसे अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है। पूर्ण विराम पूरी लाइन, विवरण का चिन्ह तो ऐसे, अल्प विराम का चिन्ह ऐसे छोटू सा केवल, ठीक है। विवरण चिन्ह देखो पूछ लिया गया तो ऐसे।
मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम। किसका? अर्ध विराम। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो उसे अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। क्या? अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। आगे आता है, कहा गया आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। इस वाक्य में अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसमें? अर्ध विराम चिन्ह का। पूर्ण विराम व योजक चिन्ह संबंधी प्रश्न। ठीक है, कहा गया वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो निर्देशक, कोष्टक, या फिर आपके ऊर्ध्व चिन्ह, या आपके अर्ध विराम चिन्ह। तो आप क्या बोलोगे? अर्ध विराम चिन्ह। किसका? अर्ध विराम चिन्ह। ठीक है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, तो फुल स्टॉप। क्या कहते हो? फुल स्टॉप। योजक चिन्ह है तो ये वाला चिन्ह, योजक चिन्ह। ठीक है, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या? योजक चिन्ह। आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह संबंधी प्रश्न। हे भगवान, तो हे भगवान क्या है? विस्मयादि बोधक। हे भगवान मेरी रक्षा करो दिए गए, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक का गया चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा इस पूर्ण वाक्य इस प्रकार, हे भगवान, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। मेरी रक्षा करो, हर्ष, शोक, दुख, विषाद, घृणा, आश्चर्य, पीड़ा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने के लिए किसका? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, दोष, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है, आगे देखेंगे, कहा गया मनोभाव को सूचित करने के लिए विस्मयादि बोधक अवयव के साथ। अरे वह विस्मयादि, अरे वह आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह? विस्मयादि बोधक। ओह बहुत कठिन समय आया है ना, जैसे चल रहा है वर्तमान समय में ना। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाला है, याद कर लो। अरे तुम आ गए, विस्मयादि बोधक। कौन सा? अरे, विस्मयादि बोधक। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है तो पूर्ण विराम। क्या होता है? पूर्ण विराम। ठीक है, निर्देशक चिन्ह है तो निर्देशक चिन्ह कौन होगा? ये जिसे हम लोग क्या योजक चिन्ह भी कह देते हैं। ठीक है, कोष्टक समानता सूचक व विवरण सूचन संबंधी विवरण चिन्ह संबंधी प्रश्न। पहला है, कहा गया किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्टक का। किसका? कोष्टक का। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए, उप विराम चिन्ह का प्रयोग शीर्षक के लिए तथा विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु के विवरण के लिए किया जाता है। कहा गया किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल्य वाक्य में अलग रखने के लिए किया जाता है तो कोष्टक चिन्ह का। बराबर, अल्प विराम, अनिवृत्त चिन्ह ये वाला है, याद कर लो, तथा विवरण चिन्ह ये वाला में समानता सूचक चिन्ह है तो बराबर वाला। कौन सा? बराबर। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ जानना हो तो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो क्या? विवरण चिन्ह कहलाता है। ये वाला प्रयोग किया जाएगा तो किसका? विराम चिन्ह, तो विवरण। अब आता है आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियां, जो आपको हम अगली क्लास में अब कराएंगे, है ना। तो ये यहाँ तक की पूरी क्लास आज की आपके नाम हो रही है। उसके आगे की जो क्लास होगी वो आपके मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित होगी, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चनों की संख्या भी ज्यादा होगी, 204 पहुंच गए, और लगभग 2 क्लासें और आपकी बनने वाली हिंदी की। तो 3 क्लासें ऑलरेडी दे चुके हैं, ये 4थी क्लास होने वाली है। प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है, अगर आपने अभी तक वीडियो जाकर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। अपने दोस्त मित्रों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें और सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। और उसके बाद आपको करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहां से बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी इसका भी आप कमेंट बॉक्स